आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस तरीके से आप सब लोगों को मालूम है कि हमने भारत का संविधान के नाम से एक नए कार्यक्रम को शुरू किया है और ये कार्यक्रम शुरू करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जनता को भारत के संविधान की जानकारी मिले, जिससे कि जनता अपने मौलिक अधिकारों को समझ सके और अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग भी कर सके। तो चलिए, तो हम आज शुरू करते हैं भारत का संविधान का अध्याय 4। भारत का संविधान के अध्याय 4 में अब हम एक एक करके नागरिकों को हासिल उनके मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक बताया गया है। भारत उन देशों में शामिल है जो स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों और भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के सामान्य मानवाधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है, यानी ऐसे अधिकार जिन्हें किसी भी नागरिक से छीना नहीं जा सकता है। तमाम अधिकारों के दायरे भी तय किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में या फिर अधिकारों का दुरुपयोग होने की स्थिति में वो अधिकार नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इस अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 का अर्थ ये है कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 द्वारा भारतीय संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के सामान्य नियम को बताया गया है, जो कि देश के सभी नागरिकों के बीच अयुक्तियुक्त विभेद को वर्जित करता है। इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नजरों में बराबर है, किसी को भी विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक समान संरक्षण हासिल है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि समान परिस्थितियों में दो लोगों का भेदभाव होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे निरस्त भी कर सकता है। उसी तरह अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जो एक जैसे दो नागरिकों पर एक जैसा असर नहीं डालता है, तो उससे भी रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता की व्यापक परिभाषा देता है। इस तरह की समानता भारत में रह रहे हर व्यक्ति को हासिल है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो अधिकार है वो सिर्फ खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। अनुच्छेद 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, अर्थात हर नागरिक को एक समान ही अवसर मिलेगा। किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ इस वजह से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह किसी खास धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या लिंग का है। यहाँ आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि जब संविधान जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही कर रहा है, तब आरक्षण की व्यवस्था इस देश में क्यों है? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। अगर समाज का कोई भी वर्ग पहले से ही असमानता की स्थिति में है, तो उसे दूसरों की बराबरी में लाना भी सरकार का ही संवैधानिक दायित्व बनता है। यही आरक्षण का भी आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में इसे सही माना है। हालांकि किसी भी वर्ग को कमजोर बताकर आरक्षण देने का मनमाना फैसला सरकार नहीं ले सकती है। इसके लिए जरूरी आंकड़े जुटाकर इस बात का सबूत
इकट्ठा किया जाना चाहिए कि इस वर्ग को क्या वाकई में ही आरक्षण की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में न्यायालय कई बार सरकार की तरफ से दिए गए आरक्षण के फैसले को रद्द भी कर चुका है। अब अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए जाने की बात करता है, यानी यहाँ भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इसकी वजह से आपको पहले ही बताई जा चुकी है, अगर कोई भी वर्ग पहले से कमजोर है तो उसे ऊपर लाना भी सरकार का ही दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, क्षेत्र, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे किसी प्रकार का कोई विभेद किया जाएगा। अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोगिता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारत में किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी मानी गई है कि नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों से बचाए, इसलिए सरकार ने इससे जुड़े कड़े कानून भी बनाए हैं ताकि कोई अगर किसी से भी अछूत जैसा व्यवहार करे तो उसे तुरंत ही दंडित किया जा सके। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल। अनुच्छेद 18 उपाधियों को खत्म किए जाने की बात करता है। आजादी से पहले अंग्रेजों के दिए सर, खान, बहादुर, राय, बहादुर, राजा, महाराजा जैसी उपाधियां आप सभी ने सुनी होंगी। आजाद भारत में यह खत्म कर दिया गया है। अब ना तो ऐसी कोई भी उपाधि सरकार किसी को दे सकती है और ना ही भारत का कोई भी नागरिक विदेशी सरकार से इन्हें ले सकता है। अब आपके मन में यह भी संभवतः यह भी सवाल आएगा कि सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे जो भी सम्मान देती है उन्हें कैसे और किस प्रकार मान्यता मिली हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला भी दिया है। फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ये उपाधि भारत सरकार द्वारा जिन लोगों को दी जाती है तो ये उनके अच्छे और उल्लेखनीय कामों में योगदान के लिए दिए जाने वाला सम्मान होता है। ये कोई उपाधि नहीं होती है जिसे नागरिक अपने नाम के आगे या पीछे लगा दें और दूसरों के मुकाबले स्वयं को बेहतर और प्रथम स्थान साबित करने का प्रयास करें। योगदान के लिए मिलने वाला सम्मान को अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। उपाधियों के अंत का विवरण इस प्रकार से दिया गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। समानता के अधिकार की जो प्रमुख बातें बताई गई हैं वो भी नागरिकों को जान लेना बेहद जरूरी है। वो
खास बात ये है कि भारत स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों और भारत में रह रहे व्यक्ति के सामान्य मानवाधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। दूसरा, भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाएगा। अगर समाज का कोई भी वर्ग पहले से ही असमानता की स्थिति में है तो उसे दूसरों की बराबरी पर लाना सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है और ये सरकार का संवैधानिक दायित्व भी होगा। अपने इस कार्यक्रम भारत के संविधान के हर अध्याय में भारत की जनता से एक ही चीज़ की अपील करता आया हूँ और अब भी यही अपील करूँगा कि देश की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़े और उसको समझने का प्रयास करे, जिससे कि वो अपने मौलिक अधिकारों को समझ सके, पहचान सके और सरकार से अपने मौलिक अधिकारों को मांग सके। अब इसी के साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा भारत देश एक विविधताओं वाला देश है। हमारे भारत देश की खूबसूरती जो है वो इस भारत देश की एकता, अखंडता और भाईचारे से ही बनती है। हमारे देश में एकता और भाईचारा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एकता और ये भाईचारा ही है जो हमारे देश को विकास की तरफ लेकर के जो है जाएगा और देश के दुश्मनों को देश की तरफ गलत निगाह डालने से पहले 100 बार सोचने के लिए विवश कर देगा कि भारत देश की खूबसूरती, भारत की एकता और भाईचारा है। भारत में विभिन्न जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में भाईचारे से रहते हैं। यही हमारे देश की एक पहचान है और इसी से ही हमारे देश को हर देशों में एक ख़ास दर्जा मिला हुआ है हमारे देश की एकता और भाईचारे को देखते हुए। और मैं ये भी कहना जो है चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों जातियाँ एक शक्ति हैं, एक ताकत है देश के लिए और हमें अपने अटल प्रयासों से इस शक्ति और इस ताकत को बनाए रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक शक्ति है और ये शक्ति हमेशा जीवन भर इसी तरीके से दिखनी चाहिए। और इसके साथ ये भी एक बात है कि चाहे वो किसी भी संगठन, संस्था या किसी भी राजनीतिक या किसी भी संबंधित से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो हमारे देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसको बरगलाने का प्रयास करेगा, तो ये देश विद्रोह माना जाएगा, ये देश के साथ की हुई गद्दारी माना जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारा देश सिर्फ भाईचारे की वजह से ही विकसित देश कहलाएगा, विकासशील देश कहलाएगा। यहाँ सब एक हैं और यहाँ सब एक दूसरे के पर्वों को, एक दूसरे के उत्सवों को भी मनाते हैं, वहाँ आते हैं, जाते हैं, उनके यहाँ उठते हैं, बैठते हैं। तो यही तो एक जो है मोहब्बत है, यही तो एक जो है दूसरे देशों को यही तो एक प्रेम का जो संदेश पहुँचता है कि यहाँ सब जाति संप्रदाय के लोग एक दूसरे को उनके पर्वों पर, उनके त्योहारों पर उनको बधाइयाँ देते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो भी इस देश की एकता, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करेगा, वो देशद्रोही ही कहलाएगा, वो देश के साथ धोखा कर रहा है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं और इस देश की खूबसूरती को हमें अपने आपसी सद्भाव, सौहार्द और भाईचारे से बनाए रखना है और इस देश की ताकत बनना है आपसी भाईचारे से। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और शासन से और प्रशासन से एक बात और जो एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये कहना चाहूँगा कि हमारा RS न्यूज़
जनता की आवाज़ में अभी तक हम 3 ही व्यक्ति हैं। पहले हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय श्री दिनेश भारद्वाज जी, दूसरे नंबर पर हमारे आदरणीय प्रधान संपादक महोदय श्री शमीम हैदर जी, और तीसरे नंबर पर तीसरे पद पे मैं स्वयं हूँ, सैयद आसिफ अली संपादक। इसके अलावा अभी तक हमने अपने RS न्यूज़ चैनल में किसी को भी किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं दी है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे इस चैनल से अवैध वसूली करता है या इसका नाम लेकर नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो कानूनी कार्रवाई का जिम्मेदार वो स्वयं होगा। उसके ऊपर कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा, जो हमारे चैनल को धूमिल करने की, इसकी छवि को धूमिल करने की और बदनाम करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।